हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि जो हम सिविल केसेस जो फाइल करते हैं, तो उसको फाइल करने की एक समय सीमा होती है जो हमारे लिमिटेशन एक्ट के तहत में आती है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो समय सीमा है ये हर एक केस के लिए कितनी कितनी होती है। बहुत टाइप्स के सिविल सूट्स होते हैं, तो हर एक टाइप का अलग एक समय सीमा होता है। तो हम उन्हीं केसेस का जो समय सीमा है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। पूरा मैंने यहाँ पर अ, जो लिमिटेशन एक्ट का जो टेबल है वो भी यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज़ करके भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं बताते जाऊँगी, समझाते भी जाऊँगी साथ-साथ में। तो जैसा मैंने कहा कि जो भी केस फाइल करने की एक समय सीमा जो आती है वो कहाँ से आती है, कौन से एक्ट से आती है, वो हमारे लिमिटेशन एक्ट से आती है जो 1963 में बनाया गया था। अब 1963 में बना तो गया था, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा सेक्शन है जो बोलता है कि इस केस को हमें कब तक फाइल करना है। तो ये सेक्शन को मैंने पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको समझाती भी हूँ। बार ऑफ लिमिटेशन, सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन सब क्लॉज 1, subject to the provision contained in section 4 to 24 inclusive, every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense। बहुत क्लियरली इसमें बोला गया है कि कोई भी ऐसा केस आप फाइल करो या सूट फाइल करो या कोई भी अपील आप करो या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन, जो हम कोर्ट में जो एप्लीकेशन भी डालते हैं, अगर वो समय सीमा की बाहर होती है तो उसे डिसमिस कर देना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ ये बोला गया कि उसका ऐसे डिफेंस नहीं लेके कर सकते हैं, मतलब ये तो दूसरी पार्टी की बात हो जाती है। लेकिन हाँ, बहुत क्लियरली बोला गया है इसपे कि अगर आप समय सीमा के बाद में करते हो तो उस पिटीशन को, उस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। ये आपके किस सेक्शन में लिखा हुआ है? आपके लिखा हुआ है सेक्शन 3 सब क्लॉज़ 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत में इसको लिखा गया है। अब हम आ जाते हैं उस टेबल पे। ये जो टेबल हमारे जो लिमिटेशन एक्ट उसी के साथ में दिया हुआ रहता है। तो मैंने जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो होते हैं, सिविल केसेस अधिकतर प्रॉपर्टी के ही होते हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है, क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबा है ना? आप देख ही सकते हो नंबर 56 है, तो मतलब इससे पहले और भी बहुत सारे चीज़ें आई हुई होती हैं। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, अधिकतर हमारा जो भी सूट फाइल होता है उसमें डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल कहीं न कहीं रहता है, चाहे वो अदर सूट हो, चाहे वो पार्टीशन सूट हो, चाहे वो टाइटल सूट क्यों ना हो, उसमें कहीं न कहीं डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल की बात आती है। इसकी समय सीमा क्या रहती है? इसमें भी बहुत तरह के होते हैं टाइटल डिक्लेरेशन के लिए। तो सबसे पहला जो आता है, टू डिक्लेयर द फॉर्जरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड और रजिस्टर्ड। अगर कोई भी सेल डीड वगैरह हुआ है और हम उसपे बोल रहे हैं कि इसमें फॉर्जरी से हमारे साथ सेल डीड करवाया गया है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का जो मतलब होता है उसका सीधा-सीधा मतलब होता है कोई भी तरह का एग्रीमेंट या डीड, ठीक है? तो अगर कोई फॉर्जरी का हम ग्राउंड लेते हैं, तब हमें बहुत सारे ऐसे केस लॉज भी है ना जिसपे लोग आ जाते हैं कि हमसे फॉर्जरी करके करा दिया गया। तो उसकी समय सीमा क्या है? उसकी समय सीमा 3 साल है। और ये कब से स्टार्ट होगी? व्हेन द इश्यू और रजिस्ट्रेशन बिकम नोन टू द प्लेंटिफ। ये समय सीमा जो 3 साल आपके लिए कब से लागू होगा? जब आपको पता चलेगा, ठीक है? जब प्लेंटिफ को पता चलता है तब से 3 साल लागू होता है। चाहे आपसे फॉर्जरी आपका 20 साल पहले ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन आपको पता आज के दिन चला है, ठीक है? तो आज के दिन से 3 साल स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है, कोर्ट को आप कैसे कन्विंस करोगे कि आपको आज पता चला है? कैसे आपके पास में नॉलेज आया? ये बताना ज़रूरी होता है जब लिमिटेशन एक्ट से पार हो जाता है। कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा ना कि मुझे आज पता चला है। कैसे पता चला आपको? भैया मैं तहसील ऑफिस गया था या फिर मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट आई, आज की डेट में मुझे डॉक्यूमेंट मिली तब मुझे पता चला। आपको एक रीज़नेबल रीज़न देना होता है। एनीवे 3 इयर्स है इसका लिमिटेशन। टू ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन दैट एन alleged adoption is invalid और never in fact took place। ये अडॉप्शन को लेकर है। इसका 3 साल है। इसमें मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये इस टाइप के केसेस बहुत ही कम होते हैं। और इसका अपने आप में जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद अडॉप्शन की वैलिडिटी भी खत्म हो जाती है। हाँ, उसके क्योंकि वो अडल्ट की कैटेगरी में आ जाता है, फिर भी इसका 3 साल होता है। टू ऑब्टेन एनी अदर डिक्लेरेशन, अब ये हमारे काम का है। अदर डिक्लेरेशन, इसमें प्रॉपर्टी के जो भी केसेस फाइल जो होते हैं जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का हम फाइल करते हैं, वो इस कैटेगरी 58 के अंदर पे आ जाते हैं। और इसमें जो हमारी समय सीमा होती है वो 3 साल की ही होती है। व्हेन द राइट टू सू फर्स्ट अकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात होती है। 3 साल कब से होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला वाला जो 56 वाला जो था, इसमें तो जो आपको जानकारी हुई तब से 3 साल। लेकिन ये जो 58 है ये ठीक उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जब जैसे ही आपको आपके फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके बताती हूँ डिक्लेरेशन का, आपको पता चला कि आपके ज़मीन को इस आदमी ने पकड़ लिया है।
ये आपको पता चला 1 फरवरी को, ठीक है? तो ये 1 फरवरी को से आपका 3 साल स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे एडवर्स पोज़ेशन की बात नहीं हो रही है, एडवर्स पोज़ेशन के लिए भी अलग सा है हमारे लिमिटेशन एक्ट में, तो उसको लेकर कन्फ्यूज़ मत होइए। यहाँ पे दूसरे तरह का जो पोज़ीशन होता है उसके उसके बारे में डिक्लेरेशन जो हो रहा है उसके बारे में हो रहा है। ये डिक्लेरेशन बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकती है, ज़मीन को लेके भी होती है और अन्य दूसरी चीज़ों को लेकर भी डिक्लेरेशन होती है। तो जब आपका राइट स्टार्ट होता है ना, समझिए ये मेरी ज़मीन है। आज मेरे से रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरा उसमें मुझे कब्ज़ा मिल गया। जैसे ही मैं उस कब्ज़े वाले ज़मीन पे आई, मुझे पता चला अरे मेरे इस ज़मीन पे तो कोई और पकड़ के रखा हुआ है। तो मेरा जो राइट टू सू जो स्टार्ट हो जाता है वो आज के दिन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? इसमें मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसका 3 साल है। अब हम आते हैं सूट्स रेडी टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी भी है क्योंकि जो डिक्लेरेशन की जो बात मैंने बोली थी वो डिक्लेरेशन बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिक्लेरेशन हो जाती है। जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह भी होता है, कहीं न कहीं वो डिक्लेरेशन कैटेगरीज़ में आता है, पर उसका उसका भी एक अलग है। लेकिन हाँ, वो कहीं न कहीं इस कैटेगरी पे आ जाता है। शादीशुदा जो चीज़ें रहती हैं उसपे बहुत सारी चीज़ में डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके लिए वो 3 साल का रहता है। चलिए अब हम आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी इसमें जो है मॉर्टगेज मतलब जिसने ज़मीन को मॉर्टगेज किया है, गिरवी रखा है, ये उसको लेकर आता है। इसमें कब क्या टाइम रखा है? टू रिडीम और रिकवर पोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज। आपने कोई ज़मीन को गिरवी रख दिया है, अब वो आपने पैसा दे दिया है, अब वो ज़मीन आपको वापस नहीं कर रहा है, तो कब कब तक आप केस फाइल कर सकते हो? इसके लिए 30 साल का समय दिया गया। देखा जाए तो सबसे लंबा समय सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए दिया गया है 30 साल, बाकी सब पे इतना लंबा समय नहीं है। व्हेन द राइट टू रिडीम और टू रिकवर पोसेशन अकर्स, मतलब जैसे ही आपने अपना जो कर्जा था उसे चुका दिया, उसके बाद से आपके पास 30 साल का समय है अपना ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए। दूसरा है टू रिकवर पोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज एंड आफ्टरवर्ड्स ट्रांसफर्ड बाय द मॉर्टगी फॉर ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब आपने ज़मीन का वही ये मॉर्टगेज की है, कर्जा के लिए आपने दे दिया था ज़मीन और वो ज़मीन का ट्रांसफ़र किसी और पे हो गया है। तो इसका समय सीमा 12 साल हो जाती है व्हेन द ट्रांसफर बिकम्स नोन टू द प्लेंटिफ। जैसे ही आपने एक एक से पैसा लिया अपनी ज़मीन को गिरवी रख के, ए ने क्या करा बीच में वो ज़मीन सी को दे दी, बिक्री कर दिया, ठीक है? तो आप सी के अब वो ज़मीन सी के पास पे उसके पास कब्ज़ा है। तो आप जो बी है इसको केस करने का इसके पास समय सीमा कितना है? 12 साल। व्हेन द ट्रांसफर बिकम्स नोन टू द प्लेंटिफ, जब द टाइम इसमें जैसे ही आपके पास में नॉलेज आ जाती है कि अरे मेरा ज़मीन को तो उसने किसी और को बिक्री कर दिया है, तब आप उसके बाद से आपके पास 12 साल का वक़्त स्टार्ट हो जाता है। कहीं न कहीं ये एडवर्स पोज़ीशन के साथ में जुड़कर ये आता है। To recover surplus collection received by the mortgagee after the mortgage has been satisfied। जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आपने जितने रखा था 5 लाख की बात थी, पता चला सूद वूद मिला के तो उसको लेना था 8 लाख, लेकिन उसने ले लिया 12 या 15 लाख। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? जो सरप्लस पैसा जो दे दिया है वो आपको अपना लेना 8 लाख की जगह 12 लेके 4 लाख एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो लेने के लिए आप कब तक केस फाइल कर सकते हो? 3 साल का वक्त है आपके पास। वरना मॉर्टगेज री ऑफ द मॉर्टगेज, जैसे ही आपके पास में आपके जमीन का कब्जा वापस आ जाता है, आपके पास में 3 साल का वक्त होता है कि अपना बाकी का पैसा या एक्स्ट्रा पैसा जो आपने दे दिया वो उनसे आप ले सकते हैं। तो इसका जो है समय सीमा है ये 3 साल है। अब हम आते हैं टू इन्फोर्स पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर बाय मॉर्टगेज और अदरवाइज चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये वही पेमेंट को लेकर है, इसका भी 12 साल है व्हेन द मनी सूट फॉर बिकम्स ड्यू। ये मनी से रिलेटेड ही है जिसमें टू इन्फोर्स पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर बाय मॉर्टगेज और अदरवाइज चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये उल्टा हो गया, मतलब अगर उसने आपको पैसा दिया और आप उस पैसा वापस नहीं कर रहे हो, तब कब तक वो आपके ऊपर भी केस फाइल कर सकता है? जिसने आपको कर्जा दिया 12 साल के उसके पास में समय रहता है, ठीक है? जब उसका पैसा मिलना था तब से 12 साल का समय उसके पास में रहता है। ये बाकी भी मॉर्टगेज है इसमें फोreclosure के लिए जिसके लिए 30 इयर्स दिया गया है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का इसमें दिया गया है। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन एंड नॉट इन द व्हेन द प्लेंटिफ व्हाइल इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। देखिए ये जो 64 और 65 है ये कहीं ना कहीं एडवर्स पोजीशन को लेकर आती है। 64 जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है वो पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजीशन एंड नॉट ऑन टाइटल। आपके पास जमीन, समझना है इसको आपको, आपके पास जमीन का कब्जा पहले था, आपको वहां से हटा दिया जाता है। अब वापस उस जमीन को अपना कब्जा में लेने के लिए क्योंकि आपको हटा दी, इसका आपके पास समय सीमा है 12 साल, ठीक है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजल, जब से आपको हटाया गया उसका। इसको मैं और क्लियरली बताऊंगी, सबसे पहले 65 पढ़ लेते तभी क्लैरिटी में दे पाऊंगी।
फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयरइन बेस्ड ऑन द टाइटल। जो 64 था उस पर टाइटल को लेकर कुछ नहीं था, है ना? मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम पे ही ज़मीन हो, तभी आप केस फाइल कर सकते हो। और 65 में जो बात हो रही है, ये बात हो रही है कि आपके नाम पे ज़मीन हो और तब अगर आपको किसी ने आपको हटा दिया है, तब आप उसके ऊपर केस करने आपके पास समय 12 साल है। ये दोनों कनेक्टेड है। कैसे? कनेक्टेड इस बात से लेकर है, जो पहला जो 64 की बात कर रही है, वो उस बंदे के लिए बात किया जा रहा है, जिसने अपना ज़मीन को किसी का ज़मीन को उसने कब्ज़ा करके रखा था और उसको वहाँ से हटा देते क्योंकि उसके पास टाइटल तो है नहीं, तो उसने ज़मीन को कब्ज़ा करके रखा था और उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। अब ये हटाने वाला बंदा कोई भी हो सकता है, क्या पता कोई दूसरा ऐसा बंदा है जो ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाहे, चाहे उसके पास में ज़मीन का वो भी ओनर नहीं होगा, तो उसको हटाने के लिए भी उस व्यक्ति के पास में 12 साल की समय रहती है। जो 65 है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ओनर को दिया गया है। अगर आपका ज़मीन आप ज़मीन के मालिक हो और आपकी ज़मीन पे किसी ने एडवर्स या प्रतिकूल कब्ज़ा किया हुआ है, तो उसको हटाने के लिए आपके पास में 12 वक़्त है। तो वक़्त दोनों पास में 12 है लेकिन चीज़ें थोड़ा-सा डिफ़रेंस हो जाती है क्योंकि जो 64 वाला है वो डेट ऑफ डिस्पोज़िशन तो मोमेंट आपको हटा दिया तब से उसके बाद 12 साल का वक़्त है। और 65 में कब में आ जाता है जब से उसने कब्जा किया है व्हेन द पोसेशन ऑफ डिफरेंट बिकम्स एडवर्स टू द प्लेंटिफ। जैसे ही प्लेंटिफ को पता चलता है कि इसने जबरदस्ती कब्जा किया है, तब से 12 साल स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो चीज इसमें अलग अलग हो जाते हैं लेकिन है समय सीमा आपकी 12 साल की। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है जो मैंने लिमिटेशन एक्ट को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है क्योंकि है तो बहुत लीगल वाला, लेकिन हाँ आपने जितना कोशिश हो सका आम भाषा में बताने की कोशिश की है। होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।